रहीम। स्टूडेंट, माय नेम इज़ नुमान अहमद एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और इस क्रिटिकल सिचुएशन में अपना बहुत ख्याल रखते होंगे और अपनी ऑनलाइन क्लासेस को फोकस कर रहे हैं ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें, अच्छा रिजल्ट शो कर सकें। तो उसके लिए आपका इन दिनों को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, इसको रेगुलर बेस पे जो है वो आप इसको टाइम दें अपने सब्जेक्ट्स को, तो इंशाल्लाह आप अच्छा स्कोर जो है वो अपने फील्ड में करेंगे। तो स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट 50% का जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसका हम लास्ट टॉपिक्स पे मूव कर रहे हैं और वो हमारा चैप्टर 2 कंटिन्यू है। चैप्टर 2 में स्टूडेंट हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। हमने लॉजिक का पोर्शन कंप्लीट किया है, ट्रुथ टेबल का पोर्शन कंप्लीट किया है और उसके बाद हमने 2.6 एक्सरसाइज में कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस किया था और उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये आपने सिर्फ करने हैं और रिलेटेड डेफिनेशन जो मैं आपको बताऊंगा वो उसके साथ आपने कवर करनी है। सो 2.6 में क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट हमने किए थे, तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स आज हमारा लेक्चर नंबर 86 है और एक्सरसाइज हमारी स्टूडेंट 2.6 है और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो स्टूडेंट हमने जो है वो आज उसके रेस्ट ऑफ द पार्ट्स जो है वो अब आज हमने कंप्लीट करने हैं। एक रिलेशन गिवन है, हमें उसका इन्वर्स रिलेशन फाइंड करना है और उनको बताना है कि ये फंक्शंस हैं या नहीं है। तो थर्ड और फोर्थ इन पार्ट को करने का तरीका सेम होगा। मैं आपको फोर्थ पार्ट करके दे रहा हूँ। तो रिलेशन इज डिनोटेड बाय आर एक्स कॉमा वाई सच दैट y square is equal to 4ax इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, गिवन दैट रिलेशन इज डिनोटेड बाय आर ऐसा ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा वाई की फॉर्म में जिसमें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वेयर x ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये हमारा एक रिलेशन है, हमें इसका इन्वर्स रिलेशन जो है वो फाइंड करना है और उसके बाद ये बताना है कि ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें फंक्शन और ना फंक्शन होने की जो ऑर्डर्ड पेयर में मैंने आपको कंडीशंस क्या बताई थी कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए तो वो फंक्शन होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर में अगर रिलेशंस दिए हों तो फिर इस तरह चेक करें और अगर कोई आपको इक्वेशन की फॉर्म में रिलेशन दे तो फिर आपने इस तरह चेक करना है कि मैं x की एक वैल्यू अगर यहाँ लगाता हूँ तो y स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि y की 2 वैल्यूज़ हमें यहाँ से मिलेंगी। स्क्वायर y की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो वो प्लस माइनस में लिखना पड़ेगा। तो 1 वैल्यू ऑफ x जो है उससे 2 वैल्यूज़ आउटपुट आ रही हैं, एक इनपुट के अगेंस्ट 2 आउटपुट आ रही हैं, तो ये अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है। सो दैट्स वाई जो है वो हम इसको इस रिलेशन को जो है वो फंक्शन ये नहीं होगा। तो आपने इसका आंसर लिखना है कि हेयर R is not a function because every single value has more than one output. Here R is not a function because every single value of x determine more than one value of y। तो इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। सो हेयर आर इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज एवरी सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स डिटर्मन मोर देन वन वैल्यू ऑफ वाई। तो वैल्यू ऑफ वाई जो है वो एक से ज़्यादा आ जाएंगी एक एक्स की वैल्यू पे, तो जिसकी वजह से ये फंक्शन नहीं होगा, अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन हो जाएगा। नाउ फाइंड इनवर्स। नाउ फाइंड इनवर्स।
अब स्टूडेंट इन्वर्स का तरीका क्या होगा हमेशा कि जो इक्वेशन है आपने उसको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ये लिख के इसमें से आपने x की वैल्यू अलग करनी है स्टूडेंट। हम जानते हैं कि इन्वर्स फंक्शन का मतलब है कि जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। तो हमें अब y के फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है, हमें इसका उलट करना है, हमें x की फॉर्म में इक्वेशन अलग करनी है। तो स्टूडेंट x को इंडिविजुअल करने के लिए 4a से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4a, तो 1/4a वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 1/4a वाई स्क्वायर। तो जैसे ही आप स्टूडेंट x की वैल्यू अलग कर लेंगे तो उसके बाद आपने ऑर्डर्ड पेयर को सेम रखने के लिए कि पहले x होता है बाद में y होता है, तो आप रिप्लेसमेंट लगा दें कि x इज रिप्लेस्ड बाय y एंड y इज रिप्लेस्ड बाय x। तो x जहाँ आ रहा है वहाँ y लिख देंगे ताकि हमारे ऑर्डर पेयर को डिफर ना करना पड़े, और जहाँ y आ रहा है वहाँ x लिख देंगे। सो दिस इज आवर इनवर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। फिर आपने स्टूडेंट इसको सेट की फॉर्म में वापस लेके जाना है। सो नाउ आर इनवर्स इज इक्वल टू x कॉमा y। ये रिप्लेसमेंट क्यों की है? ताकि पहले x ही रहे और बाद में y रहे, इस फॉर्म में ही हमारे पास ये रिजल्ट्स मिले। सो आर इनवर्स इज इक्वल टू x कॉमा y सच दैट अब आपने इसकी जगह पे ये जो आपके पास रिलेशन एक दिया हुआ था इसकी जगह पे ये रिजल्ट्स लिखना है, y इज इक्वल टू 1/4a x स्क्वायर, आगे वही रिजल्ट्स होगा x ग्रेटर और इक्वल टू 0। सो दिस इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन ऑफ द गिवन रिलेशन। तो आपका जो 4 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 ये मैंने स्टूडेंट किया है, इसमें आपको ये कुछ यूनिक नोट्स के अंदर जो है वो मैंने इसको देखा था कि वो x को y से बस जस्ट रिप्लेस करने से भी इन्वर्स फाइंड हो सकता है, तो वो आप उस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन बुक के पीछे, टेक्स्ट बुक के पीछे इन्वर्स ये प्रॉपर जो है वो रिजल्ट दिया हुआ है, इसलिए आपने इसको करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर मैं इसको रिपीट, अच्छा अब इसको देखना है कि ये क्या फंक्शन है कि नहीं। तो आप ये देखेंगे कि आपने x की वैल्यू लगाई 2 का स्क्वायर हो गया 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, तो y का आंसर 1/a आ गया। तो एवरी वैल्यू ऑफ x डिसाइडेड वन वैल्यू ऑफ y, सो दिस मीन्स कि दिस इनवर्स रिलेशन इज अ फंक्शन। तो आप यहां लिखेंगे हेयर R इनवर्स इज अ फंक्शन बिकॉज every value of x determine single value of y, so that's why R inverse is a function। तो यहाँ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में ये पेपर में आता है, तो इसको मैं रिपीट करता हूँ, आप लोग एक दफ़ा फिर देखें। एक्सरसाइज 2.6 है, हमें कुछ रिलेशंस गिवन है, हमने उनके इन्वर्सेस फाइंड करने हैं और फिर साथ ये भी बताना है कि ये क्या इन्वर्स जो हैं फंक्शन या रिलेशन गिवन वो फंक्शन है या नहीं, फिर जो इन्वर्स रिलेशन फाइंड हो क्या वो भी फंक्शन है या नहीं, ये भी हमें बताना है। तो 4 क्वेश्चन पार्ट 4 है, ये रिलेशन हमें गिवन था, हमने सबसे पहले इसको बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो मैंने आपको क्या कहा कि हेयर आर इज़ नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है बिकॉज जब आप x की वैल्यू 2 लगाएंगे तो 8a, और जब y की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट का मतलब है कि प्लस माइनस में आपको रिजल्ट यहाँ लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस में रिजल्ट लिखेगा तो x की एक वैल्यू के अगेंस्ट y की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, x की एक वैल्यू के अगेंस्ट y की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये डेफिनेशन के अगेंस्ट है फंक्शन की। तो आपने क्या करना है कि बिकॉज एवरी सिंगल वैल्यू ऑफ x डिटर्मन मोर देन वन वैल्यू ऑफ y, हर सिंगल वैल्यू के अगेंस्ट जो है वो y की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं, सो दिस इज अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। फिर इन्वर्स रिलेशन कैसे फाइंड करना है, फाइंड नाउ फाइंड इन्वर्स। इन्वर्स के लिए ये जो आपका रिलेशन है आपने इसका इन्वर्स, ये 2 चीज़ें फिक्स हैं सेट के अंदर, ये जो रिलेशन है इसको आप लिखेंगे। अब ये y की वैल्यू दी हुई है, इन्वर्स का मतलब है आपने इसमें से x की वैल्यू अलग करनी है। सो 4a से डिवाइड कर दें तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको आप ऐसे लिख लें x इज इक्वल टू 1/4a y स्क्वायर। जैसे ही आप इस फॉर्म में आ जाएंगे तो आपको रिप्लेसमेंट करनी है ताकि आपके ऑर्डर्ड पेयर में x पहले x होता है बाद में y होता है।
तो ऑर्डर्ड पेयर को मेंटेन करने के लिए आपने x को y से रिप्लेस कर देना है और y को x से रिप्लेस कर देना है। वेरिएबल का नाम चेंज करने से उसकी इनकी वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो x इज़ रिप्लेस बाय y, x को हटा के इसकी जगह y लिख देना है और इधर y को हटा के इसकी जगह पे x लिख देना है एंड y इज़ रिप्लेस बाय x। तो जहाँ ये आ रहा है तो ये सिचुएशन बन जाएगी। सो दिस रिलेशन इज़ कॉल्ड द इनवर्स ऑफ दिस रिलेशन। तो आपने ये रिलेशन को दोबारा सेट फॉर्म में ले आना है। सेट फॉर्म में लाने के बाद आपने इसको बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। सो हेयर आर इनवर्स इज अ फंक्शन। अब ये क्यों है? बिकॉज एवरी वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू 1 देनी है, आपको एक ही y का आंसर मिलेगा। तो एक x की वैल्यू है, एक ही y की वैल्यू मिल रही है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। एवरी सिंगल इनपुट हैव अ सिंगल आउटपुट। तो वो डेफिनेशन फुलफिल हो रही है। सो आर इनवर्स हमारा ये होगा और वो फंक्शन होगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट होगा। शाबाश स्टूडेंट, इसको नोट कर लें और मैं 5th पार्ट के बारे में इसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। सिमिलरली आपने 3rd पार्ट करना है। उसमें आपने बताना है कि आप उसमें जज करें कि क्या x की एक वैल्यू से y की एक वैल्यू ही आती है। अगर आ रही है तो वो फंक्शन है। फिर आप वो रिलेशन लिखें, उसमें से x की वैल्यू निकालें। यही चीज़ उसमें करनी है, x को y से रिप्लेस, y को x से रिप्लेस, वो इन्वर्स आ जाएगा। उसको वापस सेट में लिखें। सेट में लिखने के बाद उसमें भी देखें क्या x की एक वैल्यू से y की एक ही वैल्यू आ रही है। अगर ऐसा होगा तो वो भी फंक्शन वो भी रिलेशन फंक्शन होगा। सो 3rd पार्ट भी मैं आपको हिंट बता देता हूँ कि वो गिवन पार्ट भी फंक्शन है और उसका इन्वर्स भी फंक्शन ही होगा बिकॉज ऑफ द लीनियर फंक्शन। सो होपफुली आप लोगों ने इसको समझा होगा। तो नेक्स्ट 5th पार्ट को देख लें। ऑब्जेक्टिव भी है, शॉर्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 5। So relation is x comma y such that x square y square is equal to 9. Here x mod is less or equal to 3, y mod is also less or equal to 3. तो ये यहाँ सेट कंप्लीट होता है। अच्छा, अब आप देखें यहाँ x का भी स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर है। अगर आप इसको x की वैल्यू देते हैं तो और y की निकालनी होगी तो फिर 2 वैल्यूज आएंगी। सो इट मीन्स के every single value of x determine more than one value of y, so that's why this is not a function. तो ये जो रिलेशन है आप लिखेंगे कि here relation R is not a function। इतना लिखना ही काफ़ी है। उसने पूछा है कि फंक्शन है या नहीं है। तो रीज़न वही है जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखी है, आप वही रीज़न आगे भी लिख सकते हैं। बिकॉज सिंगल वैल्यू ऑफ x डिटर्मिन एग्जैक्टली मोर देन वन वैल्यू ऑफ y। नाउ फाइंड इनवर्स। अब जब आपने इनवर्स फाइंड करना है तो आपका जो रिलेशन है वो यही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब ये सेम साइड पे दोनों वैल्यूज़ हैं। आप इसमें x को y से रिप्लेस या y को x से रिप्लेस भी करेंगे तब भी रिजल्ट यही रहेगा। यानी अगर आप सपोज आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये 9 माइनस वाई स्क्वायर निकाल लेंगे, बाद में y को x से रिप्लेस करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये वही चीज़ ही बन जाएगी जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो आपने इसका इन्वर्स रिलेशन जो है वो यही बनेगा। इसके लिए सिर्फ इतना ही लिख लें, x इज रिप्लेस बाय y and y is replaced by x. So new equation is again y square plus x square is 9 और इसका मतलब भी वही है जो क्वेश्चन है। तो ये आपका इन्वर्स रिलेशन बन जाएगा जो कि सेम वही होगा। तो इसका r इन्वर्स जो है वो आपका बेसिकली वही क्वेश्चन ही जो होगा वही कॉपी हो जाएगा। फिर x mod लेस और इक्वल टू 3, y mod लेस और इक्वल टू 3। तो यही आपका इस केस में यही इन्वर्स रिलेशन बनेगा। और इन्वर्स रिलेशन जब बन जाएगा तो हमने अगर वो फंक्शन नहीं था तो ये भी वही चीज़ है। सो हेयर रिलेशन आर इन्वर्स इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। तो यहाँ स्टूडेंट आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। ये इसका आंसर है। तो इस तरह आपने 5th पार्ट को देखना है। तो फर्स्ट 4 पार्ट आर इम्पॉर्टेंट एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, तो वो आप इसमें से ज़रूर करें। तो 2.6 एक्सरसाइज में से स्टूडेंट आपने सिर्फ और सिर्फ
क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, और जो इससे प्रीवियस कुछ डेफिनेशंस हैं वो मैं आपको मार्क करवा देता हूँ, वो आप लोग इसमें से देखेंगे। जैसा कि आपने वो रिलेशंस की, डोमेन रेंज की हैं। उसके बाद ये पेज नंबर 59 के ऊपर फंक्शन की डेफिनेशन है। ये जो 3 पॉइंट तक लिखा हुआ है, यहाँ तक डेफिनेशन को आपने प्रिपेयर करना है। इसकी टाइप्स होती हैं इन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड इन टू। ये 4 डेफिनेशन है। ये सारी वही डेफिनेशन है जो आपने मैट्रिक वगैरह में इन टू, ऑन टू की डेफिनेशन सेट थ्योरी से रिलेटेड प्रिपेयर की हुई हैं। ये वही डेफिनेशन है। फिर 61 पेज के ऊपर लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन की डेफिनेशन है। 61 पेज पे द फंक्शन, सब लोग बुक्स पे 61 पेज ओपन कर लें। द फंक्शन दिस इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन बिकॉज इट्स ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, फुल स्टॉप। यहाँ तक लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन को प्रिपेयर करना है आपने। लीनियर फंक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है और इसमें एक्स और वाई की जो हाईएस्ट डिग्री है, वो जो डिग्री है, डिग्री कहें तो ऑटोमेटिकली हाईएस्ट होगी, हाईएस्ट पावर कह लें तो वो 1 होगी। फिर क्वाड्रेटिक जो है उसकी डेफिनेशन उसी पैराग्राफ में एग्जाम्पल 4 के बिल्कुल ऊपर वाली लाइंस में है। द फंक्शन ऑफ दिस फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c इज इक्वल टू y लिख देंगे तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाएगा, और अगर 0 लिखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट्स ग्राफ इज अ पैराबोलिक शेप। ये आप आगे खुद लिख लें, जहाँ आप क्वाड्रेटिक फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है, द फंक्शन ऑफ दिस फॉर्म इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन बिकॉज इट्स ग्राफ इज अ पैराबोलिक शेप। ये आप वहाँ खुद हाथ से लिख लें बात, कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं उनका ग्राफ पैराबोलिक शेप का होता है। पैराबोलिक शेप क्या होती है? जैसे कि डिश एंटीना की शेप होती है, एक पोल से दूसरे पोल पे जो इलेक्ट्रिक वायर की शेप है, थोड़ी सी जो है वो कर्व शेप होगी, वो उसको हम पैराबोलिक शेप कहते हैं। जैसा कि पेज 62 के ऊपर बनाई हुई है। पेज 62 के आप बिल्कुल अपर साइड पे देखें कॉर्नर पे, तो ये एक यू लाइक शेप बनी हुई है। दिस शेप इज़ कॉल्ड पैराबोलिक शेप। तो ये जो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो पैराबोलिक शेप होता है। यहाँ नीचे उसने पॉइंट नंबर 3 में ये बात बताई है कि द ग्राफ गोज इन्फिनिटली अपवर्ड, सच अ कर्व इज़ कॉल्ड अ पैराबोला। तो इस कर्व को पैराबोला कहते हैं, और ये हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर में इस तरह की कर्व्स बनती हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट? उसके बाद ये स्क्वायर रूट फंक्शन, लीनियर फंक्शन 63 पेज पे डेफिनेशन हैं। 63 पेज पे आ जाएं। द फंक्शन डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x वेयर x ग्रेटर और इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ स्क्वायर रूट फंक्शन। तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी। लीनियर फंक्शन की हमने पहले डेफिनेशन कर लिया। तो ये सिर्फ ये डेफिनेशंस आप इसमें से करेंगे, और 2.6 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 आप एक्सरसाइज की पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। नेक्स्ट पेज 64 के स्टूडेंट एंड पे आ जाएं, तो उसके अंदर भी फिर डेफिनेशंस ही हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं हम। तो जो चैप्टर 2 है ये मोस्टली बेस्ड ऑन डेफिनेशंस, और 3 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 2 से बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो उनमें से डेफिनेटली एक कम से कम डेफिनेशन होती है, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, सम टाइम 2 डेफिनेशंस, और एक कोई पूरे चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए इसकी वेटेज जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है बोर्ड एग्जाम के अंदर। लॉन्ग क्वेश्चंस भी मे और मे नॉट है, तो फोकस ऑन ओनली 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। 64 पेज के एंड पे स्टूडेंट टॉपिक आ रहा है हमारे पास बाइनरी ऑपरेशंस। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहली डेफिनेशन है जो हमें प्रिपेयर करनी है, ये पेज नंबर बुक टेक्स्ट बुक का 64 है। इसके ऊपर स्टूडेंट पहली डेफिनेशन जो हमें प्रिपेयर करनी है, दैट इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेशन। यूनरी ऑपरेशन, इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट बुक पे इसी पेज के एंड पे लिखी हुई है, आपने वहाँ से प्रिपेयर करनी है। मैं वहाँ रीड करता हूँ। ये जो 2.12 आर्टिकल है, इसका पहला पैराग्राफ छोड़ के दूसरे पैराग्राफ के स्टार्ट से इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। एन ऑपरेशन विच व्हेन परफॉर्म्ड ऑन अ सिंगल नंबर, एन ऑपरेशन विच व्हेन परफॉर्म्ड ऑन अ सिंगल नंबर yields another number of the same or a different system is called a unary operation। यानी इन सिंपल वर्ड्स ऐसे ऑपरेशंस जिनको एक नंबर ही सिर्फ चाहिए होता है ऑपरेट करने के लिए, उनको यूनरी ऑपरेशंस कहेंगे। यहाँ मैथमेटिक्स में ऑपरेशन से मुराद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन,
यूनियन, इंटरसेक्शन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, ये जितनी बातें आपने पीछे पढ़ी हैं ये सब हमारे बेसिक ऑपरेशंस मैथमेटिक्स में आते हैं। तो यूनरी ऑपरेशन, यूनरी मीन्स ये यूनिट से निकला है यानी 1। ऐसा ऑपरेशन जिसको एक नंबर सिर्फ रिक्वायर्ड है ऑपरेट करने के लिए, उसको हम यूनरी ऑपरेशंस कहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल 4 है तो हम कहते हैं इसका स्क्वायर रूट लें, तो स्क्वायर रूट इज कॉल्ड अ यूनरी ऑपरेशन, क्योंकि इसको सिर्फ एक नंबर 4 रिक्वायर्ड है एंड आंसर इज 2, आंसर इज 2। तो ये डेफिनेशन को आप पढ़ें, एन ऑपरेशन विच व्हेन परफॉर्म्ड ऑन अ सिंगल नंबर, एन ऑपरेशन विच व्हेन परफॉर्म्ड ऑन अ सिंगल नंबर यील्ड्स अनदर नंबर, आंसर एक नया नंबर आ जाएगा, ऑफ द सेम और अ डिफरेंट सिस्टम। तो ये एक 2 एक डिफरेंट नंबर हमारे पास आ गया। इसी तरह अगर 1 का स्क्वायर रूट ले लें तो 1 ही हमारे पास आंसर आ जाएगा, उसी फील्ड का हमें मेंबर मिल जाएगा। तो इस तरह एक नंबर के ऊपर अप्लाई होने वाले ऑपरेशंस को हम यूनरी ऑपरेशंस कहते हैं, जिसकी एग्जांपल स्क्वायर रूट लेना, निगेशन करना। लॉजिक के अंदर हम जब निगेट करते हैं तो एक ही स्टेटमेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो ये एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, इनको अंडरलाइन कर लें। एग्जांपल्स ऑफ यूनरी ऑपरेशंस आर द निगेशन ऑफ अ गिवन नंबर, extraction of square root, cube root, fourth root, squaring number raised to higher powers, these are all examples of unary operations। तो ये आपको डेफिनेशन की हद तक है सिर्फ पेपर में कि यूनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन, और आप उसकी कोई एक आधी एग्जांपल दे देंगे तो इस तरह ये हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट डेफिनेशन स्टूडेंट है बाइनरी ऑपरेशन। सो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी का मतलब है यहां पे 2, ऐसा ऑपरेशन जिसको 2 नंबर रिक्वायर्ड है ऑपरेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल एडिशन इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि एडिशन करने के लिए आपको 2 नंबर चाहिए, मतलब 2 और 3 है। तो 2 और 3 को अगर आपने ऐड करना है तो यानी एडिशन करना है, तो एडिशन को 2 और 3 2 नंबर रिक्वायर्ड है। सो 2 + 3 दैट इज 5। तो एडिशन ऑपरेशन को 2 नंबर्स की जरूरत है, सो दैट्स व्हाई एडिशन ऑपरेशंस आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। तो जिन भी ऑपरेशंस को 2 नंबर रिक्वायर्ड है उनको हम बाइनरी ऑपरेशंस कहेंगे। वो 2 नंबर पे अप्लाई होते हैं और आंसर जो हमें मिलता है वो एक सिंगल नंबर मिल जाता है। तो ये उसकी डेफिनेशन बनती है। तो ये डेफिनेशन बुक पे 65 पेज के ऊपर है, पेज 65 पे ये डेफिनेशन को आप अंडरलाइन कर लें। तो अदर वर्ड्स वाली डेफिनेशन को ज़रा आप प्रिपेयर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। 65 पेज का पहला पैराग्राफ छोड़ के दूसरे पैराग्राफ से स्टार्ट हो रही है इन अदर वर्ड्स वाली डेफिनेशन। इन अदर वर्ड्स, अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट G इज़ अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट G क्रॉस G टू अ सेट G। यानी आपको 2 एलिमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए उसने G क्रॉस G लिखा है, और आंसर 2 + 3 इज़ 5। तो इसका मतलब होगा कि आपके पास सिंगल सेट का कोई आंसर आ जाएगा। सो अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट G इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट G क्रॉस G। ऑर्डर्ड पेयर में 2 नंबर रिक्वायर्ड है तो ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं ना उसको, G क्रॉस G टू द सेट G, और आंसर आपका एक सिंगल नंबर आ जाएगा, तो इसलिए एक सिंगल सेट G से रिप्रेजेंट किया गया। फॉर कन्वीनियंस वी ऑफन ओमिट द वर्ड्स बाइनरी बिफोर ऑपरेशंस एंड वी कैन यूज जस्ट ऑपरेशन। तो ऐसा कहता है ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप बाइनरी ऑपरेशन यूज़ करें। एंड द स्टार नोटेशन जो है वो रिप्रेजेंट की गई है बाइनरी ऑपरेशन के लिए। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए जो नोटेशन है वो इस तरह लिखी जाएगी, इसको स्टार पढ़ेंगे या आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये वो नोटेशन है जो कि बाइनरी ऑपरेशन को शो करने के लिए इस चैप्टर नंबर 2 में यूज़ की जाएगी। इस बाइनरी ऑपरेशन का मतलब इस स्टार को लिख लें या आप ये वाला नोटेशन लिख लें। एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, यूनियन भी हो सकता है, इंटरसेक्शन भी हो सकता है, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाई कंडीशनल, ETC, these are all examples of the binary operation। तो ये इनमें से कोई भी ऑपरेशन ले लें, आपको 2 नंबर ही रिक्वायर्ड होंगे, इसलिए हम इनको बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। फिर एक और इसमें बड़ी अहम बात वो बता रहा है कि इन दिस चैप्टर 2 वी डिस्कस क्लोज्ड बाइनरी ऑपरेशंस। हम हमेशा क्लोज बाइनरी ऑपरेशन को जो है वो इस बुक के लिहाज से जो है वो कंसिडर करेंगे। क्लोज बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? यानी दिस बाइनरी ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इन योर बुक वो क्लोज्ड बाइनरी ऑपरेशन है।
अंडरस्टूड होगा कि हम इसको क्लोज बाइनरी ऑपरेशन, अगर कोई हमें चैप्टर 2 के अंदर ये कहेगा कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये इस बुक में क्लोज लिया गया है या नहीं, तो अंडरस्टूड होगा कि ये क्लोज लिया गया है। क्लोज का मतलब है कि आपने जिस सेट के एलिमेंट्स पे वो ऑपरेशन लगा रहे हैं, आंसर भी उस सेट के अंदर से ही आएंगे, इसको हम क्लोज कहते हैं। एग्जांपल्स करते हैं एक दो जिसमें आपको क्लोज चीज़ को वेरीफाई करना होगा। तो इन शॉर्ट मैं रिपीट करता हूँ कि 2.6 एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले, ओके स्टूडेंट, हम टॉपिक पे थे कि चैप्टर 2.6 एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले जिन बातों का पता होना चाहिए, उनमें सबसे पहले यूनरी ऑपरेशन है। ऐसा ऑपरेशन जो एक नंबर पे अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से कोई नया आंसर आ जाता है या सम टाइम वही आंसर भी आ सकता है, तो उसको यूनरी ऑपरेशन कहते हैं। फिर उसके बाद आपको बाइनरी ऑपरेशन का पता होना चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन ऐसे ऑपरेशन हैं जिनको 2 नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं। मैंने ये एग्जांपल्स लिख दी हैं कि बाइनरी ऑपरेशंस ये एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी, डिवीजन भी, मल्टीप्ल। जो फेमस बाइनरी ऑपरेशंस हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होगा, ये सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे होंगे। बाइनरी ऑपरेशंस के लिए जो नोटेशन है दैट इज़ कॉल्ड स्टार नोटेशन, इसको हम स्टार पढ़ेंगे और ये बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करती होगी। जहाँ ये स्टार लिखा होगा इसका मतलब है कि ये डेफिनेटली इनमें से कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन ही है। क्लियर? और आपकी बुक में जो बाइनरी ऑपरेशन यूज़ किया गया है दैट इज़ क्लोज्ड बाय डेफिनेशन। ये क्लोज लॉ को ओबे करता है। क्लोज लॉ चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि एक सेट है, उसके अंदर से आपने 2 एलिमेंट लिए, उनको ऐड किया, आंसर भी उसी सेट में से आने चाहिए। तो ये क्लोज लॉ की डेफिनेशन होती है कि फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स जो है उन पे वो ऑपरेशन अप्लाई करें, आंसर्स ऑपरेशन के बाद उन्हीं सेट के अंदर से आ जाएं, तो वो चीज़ क्लोज लॉ को फुलफिल करती है। तो ये 2 डेफिनेशन होने के बाद एग्जाम्पल 4-5 पेज 65 के ऊपर, स्टूडेंट पेज नंबर 65 में इसको न्यू फॉर्म में करता हूँ, आपको स्पेस रिक्वायर्ड है। तो ये इन दोनों के बाद 2-3 एग्जाम्पल हैं एंड देन एक्सरसाइज 2.7 है। उसके अंदर भी कोई ज़्यादा काम नहीं है, बड़ा सिंपल मैथमेटिकल वर्क है। तो स्टूडेंट पेज नंबर 65 के एंड पे एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 है, तो इनको आप इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें। क्लियर? अब क्वेश्चन ये होगा, आपको यहाँ ज़रा जर्नल सा लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे होगा कि द सेट कैसे क्वेश्चन बनाए, इस सेट को एस से रिप्रेजेंट कर दें, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, where iota is equal to square root of -1, closed with respect to multiplication, बल्कि और ज़्यादा बेहतर कर लें, show that the set this is closed with respect to the operation। ये मैंने स्टार लिखा और ये मैंने मल्टीप्लाई, वहाँ वर्ड्स में लिखा है, मैं यहाँ आपको सिंबल्स में लिख देता हूँ। तो ये क्वेश्चन है, शो दैट दिस सेट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हमें बताना है कि अगर मैं इस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन यूज़ करूँ तो क्या ये सेट क्लोज्ड लॉ को सेटिस्फाई करेगा, ये हमने चेक करना है इसमें। तो हमने वैसे तो डेफिनेशन में पढ़ा है कि हम जो बाइनरी ऑपरेशंस यहाँ यूज़ करेंगे वो डेफिनेटली क्लोज्ड ही होंगे, लेकिन ये ऐसे एक एग्जांपल में आपको बताया कि क्लोज लॉ की थोड़ी प्रैक्टिस है कि कैसे क्लोज लॉ हम चेक करते हैं। तो अब आप स्टूडेंट इसका सोल्यूशन देखेंगे कि इफ़ द सेट इज़ फाइनाइट, अगर तो सेट फाइनाइट होगा, फाइनाइट मीन्स कि उसके एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं आप, तो तब उस सूरत में आप टेबल के थ्रू इस प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। तो आपने टेबल बनाना है। टेबल बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एलिमेंट सेट के हैं वो आपने इस कॉर्नर पे आपने ऑपरेशन लिखना है कि मल्टीप्लिकेशन है,
फिर उसके बाद फर्स्ट रो जो होगी वो आपके वो एलिमेंट्स होंगे 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। फिर आपके फर्स्ट कॉलम जो होगा वो भी उन्हीं एलिमेंट्स का होगा 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। क्लियर हो गया स्टूडेंट? आपने ये टेबल बनाना है और इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। 1 × 1 दैट इज 1, 1 × -1 दिस इज आयोटा, दिस इज माइनस आयोटा, -1 × 1 -1 -1 1 माइनस आयोटा, दिस इज आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 दिस इज आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर एंड दैट इज -1। आयोटा स्क्वायर जब आएगा 1 चैप्टर में हमने पढ़ा है कि हम उसको -1 लिखेंगे एंड आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा स्क्वायर, तो -1 एंड दैट इज 1, तो माइनस आयोटा स्क्वायर वो 1 होता है। फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा, ये प्लस आयोटा, ये माइनस आयोटा स्क्वायर, ये 1 हो गया और ये आयोटा स्क्वायर ये -1 हो गया। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। जैसे ही टेबल कंप्लीट हो जाएगा तो हमने पहली रो और पहला कॉलम तो हमारे एलिमेंट्स थे, हमने प्रोडक्ट करके ये पोर्शन रिजल्ट लिया है, ये पोर्शन हमने मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिया है। इस पोर्शन में आपने देखना है कि कोई एलिमेंट ऐसा तो नहीं जो सेट में ना हो। जितने भी आंसर्स आए हैं वो सब इस गिवन सेट में मौजूद हैं। तो अगर आंसर सेट में मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि यही क्लोज लॉ है कि उसी सेट के अंदर से चीज़ें ली हैं, उनको ऑपरेट किया है, उसी चीज़ के अंदर से आंसर आ गया है। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोज प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब होगा आप लिखेंगे टेबल शोज दैट सेट S is closed with respect to ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ आपका क्वेश्चन ये स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह हम किसी भी सेट को क्लोज्ड है या नहीं वो इस तरीके से चेक कर सकते हैं इन केस ऑफ फाइनाइट सेट। तो एग्जाम्पल 4 है स्टूडेंट और एक एग्जाम्पल नंबर 5 है, उसके अंदर भी एक सेट दिया हुआ है। मैं आपको उसका क्वेश्चन बना देता हूँ, यानी एग्जाम्पल नंबर 5 है स्टूडेंट, उसका मैं आपको क्वेश्चन बना देता हूँ। शो दैट द सेट S, अब वो सेट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो आपने सॉल्यूशन इसी तरह टेबल बनाना है, इस सेट के एलिमेंट्स लेके पेज 65 के एंड पे बना भी हुआ है, और फिर वो टेबल के अंदर आप आंसर्स देख लेंगे कि कोई आंसर ऐसे तो नहीं है जो इस सेट में ना हो, सारे आंसर इस सेट में होंगे। तो दिस सेट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। और अगर एक भी एलिमेंट सेट में से मौजूद ना हुआ तो फिर वो सेट क्लोज्ड ऑपरेशन को होल्ड नहीं कर रहा होगा। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में आप 65 पेज के एंड पे जो एग्जाम्पल नंबर 5 है यहाँ तक काम करेंगे। एक आर्टिकल और है वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जो कि पेज 66 पे है, उसमें भी टेबल बनाने सीखने हैं हमने, और देन हम फिर एक्सरसाइज 2.7 की तरफ नेक्स्ट लेक्चर में मूव करेंगे। स्टूडेंट अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मैथमेटिक्स को काम रेगुलर बेसिस पे करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।